नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभय गुप्ता और मैं आपके साथ पिछले कुछ दिनों से हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें आप उन क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को एक अंतिम परिणाम दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, कल आपका पेपर है और आप अपनी पूरी एक साल की तैयारी कल 3 घंटे में समेटने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाए, आप एक नया परचम लहराएं। इसी कड़ी में आज मैं लास्ट क्लास आपके साथ लेने आया हूं, जो कि आपके पेपर का आखिरी प्रहार होगा। तो बिना देरी करे इस टॉपिक को मैं आज शुरू कर देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला क्या है, जरा देखिए, निम्न में से किन कारणों के चलते अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूरी है। पूछा है कि आखिर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए। व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए, यह विश्व के देशों को समस्याओं को सुलझाने का साझा मंच प्रदान करते हैं, यानी कि ये विश्व के देशों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां पर विश्व के देश एक साथ आकर अपनी समस्याओं को वो कर सके। पहला, सार्वभौमिक व्यवस्था प्रदान करते हैं। सार्वभौमिक व्यवस्था प्रदान करते हैं जिससे कि सब देश मिलकर काम करें। छोटे देशों को आर्थिक मदद प्रदान करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है कि आखिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए, तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इन तीनों ऑप्शन से पता लग रहा है कि आपको समस्याओं को सुलझाने के लिए, सार्वभौमिक व्यवस्था चलाने के लिए और छोटे देशों को आर्थिक मदद करने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यूएनओ, जिसके बारे में दूसरे महासचिव यूएनओ के, जिनका नाम था डैग हैमरशोल्ड, उनके द्वारा एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई जिसका नाम था कि यूएनओ मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं है, मानवता को नरक से बचाने के लिए है। इसका मतलब क्या है? यहां नरक का मतलब क्या है? युद्ध जैसी समस्याओं से, गरीबी, महामारी, इन सब समस्याओं को साझा रूप से सुलझाने के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रदान करता है, जिससे कि मानव इन प्रॉब्लम से दूर रहे। तो यह बात याद रखिएगा यूएनओ के बारे में। चलिए, क्या है क्वेश्चन, तो मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नेसेसरी। तो दे प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दे प्रोवाइड यूनिवर्सल सिस्टम एंड दे प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू, आंसर है स्मॉल कंट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, याल्टा सम्मेलन का संबंध निम्न में से किस संगठन से है। आपसे पूछा है कि जो याल्टा सम्मेलन है उसका जो रिलेशन है वो किससे है। ऑप्शन ए, क्या वो लीग ऑफ नेशन से है। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ से है। ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक से है। ऑप्शन डी, आईएईए से है। आपसे पूछा है कि याल्टा सम्मेलन का संबंध किससे है। जरा बता दीजिए, याल्टा सम्मेलन का संबंध किससे है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, किससे है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो याल्टा सम्मेलन का संबंध किससे है? यूएनओ से है। इसी याल्टा सम्मेलन के बाद यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1919 में, युद्ध से रोकने के लिए, लेकिन ये असफल हो गया। और जब लीग ऑफ नेशन असफल हो गया तो इसकी जगह क्या बनाया गया? इसकी जगह संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। वर्ल्ड बैंक का सम्मेलन अगर मैं बात करूं तो किससे है? इसका रिलेशन है ब्रेटन वुड सम्मेलन से। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत वर्ल्ड बैंक तथा आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का निर्माण किया गया था। आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कब बनाई गई थी? 1957 में। इसका काम क्या है? तो आंसर है, इसका मेन काम है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आईएई का गठन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको वियना, ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। तो याल्टा सम्मेलन का संबंध किससे है? तो आंसर है, याल्टा सम्मेलन का संबंध है यूएनओ से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन आइए, याल्टा कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर है यूएनओ। अगला क्वेश्चन आओ, जल्दी जल्दी करेंगे आज। निम्न में से कौन से यूएन महासचिव का संबंध घाना से है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन से महासचिव का संबंध घाना से है। ऑप्शन ए, डैग हैमरशोल्ड का। ऑप्शन बी, बान की मून का। ऑप्शन सी, कोफी अन्नान का। ऑप्शन डी, एंटोनियो गुटेरेस का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको रिवाइज करना है। यूएन के महासचिव, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए, सबसे पहले इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, तो मैं बता देता हूं, कोफी अन्नान। कोफी अन्नान का संबंध कहां से था? घाना से था। याद रखिएगा, कोफी अन्नान। बान की मून का संबंध किससे था? साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया को आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है? हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। एंटोनियो गुटेरेस, ये प्रेजेंट में, वर्तमान में
महासचिव में इनका संबंध पोर्तुगल से है। डैग हैमरशोल्ड जिन्होंने बहुत स्टेटमेंट दी थी, क्या यूएनओ मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं है, मानवता को नरक से बचाने के लिए है। तो आपसे क्या है, डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड का संबंध बताओ जरा कहां से था। तो इनका संबंध था कहां से, डेनमार्क से। आप बताओगे इसका संबंध इनका कहां से था। और पहले वाले का नाम था ट्राइंगवली। फर्स्ट महासचिव कौन थे, ट्राइंगवली। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूएनओ के महासचिव के द्वारा, यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आम सभा के द्वारा की जाती है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। दोबारा भी इनको नियुक्त किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन सेक्रेटरी रिलेटेड टू घाना, योर आंसर इज कॉफी अन्नान। अगला, यूएन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है यूएन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, यूएनओ में वीटोधारी देशों को P5 देश कहा जाता है, यानी कि यूएनओ के अंदर 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, उन्हें P5 देश बोलते हैं। क्या वीटो एक सकारात्मक शक्ति है, ये कह रहा है वीटो एक पॉजिटिव पावर है। ऑप्शन सी, यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, यूएनओ का जो मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा गलत कथन रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पहचान करनी है। जरा बता दीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आंसर देखता हूं। तो देखो, वीटो सकारात्मक शक्ति है, जी नहीं, वीटो एक नकारात्मक शक्ति है। और वीटो 5 देशों को प्राप्त है जिन्हें स्थायी 5 या परमानेंट 5 कहा जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रसिया, फ्रांस, इन 5 देशों को एक स्पेशल वीटो पावर प्राप्त है, जिसे कैसी पावर है, ये एक सकारात्मक पावर है, ये एक सकारात्मक नहीं नकारात्मक पावर है, नेगेटिव पावर है। दिमाग में रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर है बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्या है यहां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएनओ, योर आंसर इज वीटो इज पॉजिटिव पावर। जी नहीं, वीटो इज अ नेगेटिव पावर, वीटो इज अ नेगेटिव पावर। दिमाग में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश के द्वारा सर्वाधिक वीटो शक्ति का उपयोग किया गया है। आपसे पूछा है किस देश ने सबसे ज्यादा वीटो शक्ति का यूज किया है। ऑप्शन ए, क्या वो रूस है। ऑप्शन बी, क्या वो चाइना है। क्या ऑप्शन सी फ्रांस है। क्या ऑप्शन डी अमेरिका है। जरा बताइए किस देश के द्वारा सबसे ज्यादा वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं यहां पर बात करता सबसे कम किसने किया है, तो चाइना ने, सबसे कम चाइना ने वीटो शक्ति का उपयोग किया है। तो सबसे ज्यादा किसने किया है ये आप बताओ जल्दी, मैं देख रहा हूं आपका आंसर। बिल्कुल, क्या होगा, ए, सर्वाधिक बार वीटो शक्ति का उपयोग रूस, जो पहले यूएसएसआर था, उसके द्वारा सर्वाधिक वीटो शक्ति का उपयोग किया गया है। वीटो शक्ति कैसी पावर है, नेगेटिव पावर है। कितने देशों को प्राप्त है, 5 देशों को। नेगेटिव पावर का मतलब जब तक ये 5 देश किसी भी निर्णय पर अपनी हां नहीं बोल देते तब तक कोई भी निर्णय लागू नहीं होगा। तो ये बात याद रखिए किसके बारे में, वीटो पावर के बारे में। अगला क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज यूज्ड टू मोस्ट वीटो पावर, रसिया। अगला, निम्न में से कौन सा भारत की यूएन में स्थायी सदस्यता में बाधा उत्पन्न करता है। इनमें से कौन सा है जो यूएन की स्थायी सदस्यता में बाधा उत्पन्न करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या ये बात है। भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी, भारत यूएन के बजट में नियमित रूप से योगदान देता है। या डी, भारत परमाणु संपन्न देश है। आखिर कौन सा है जो भारत की स्थायी सदस्यता में बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, यूएनओ में रिफॉर्म का मतलब क्या है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट सदस्यों की वृद्धि की जाए। तो ऐसे में भारत भी बनना चाहता है कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। क्यों, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सही बात है। भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सही बात है। भारत यूएन के बजट में नियमित रूप से योगदान देता है, बिल्कुल सही बात है। भारत चाहे वो बजट हो चाहे वो पीस कीपिंग फोर्सेस हो, उनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन भारत परमाणु संपन्न देश है, ये कोई लॉजिक नहीं है। कुछ देश भारत की परमाणु शक्ति के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अभी भारत के पास परमाणु संपन्न देश है। ऐसे में अगर यूएन का परमानेंट मेंबर बनेगा तो भारत के लिए, विश्व के देशों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से वो भारत की परमाणु शक्ति से डरे हुए रहते हैं। इसी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, तो आंसर है डी इज द राइट आंसर। यही हमारे देश में हमारी स्थायी सदस्यता में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है भाई, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि भारत परमाणु संपन्न देश है, यही यहां पर समस्या क्रिएट करता है। तो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑब्स्टेकल टू इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन। तो आंसर है इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, दैट इज व्हाई कुछ कंट्रीज हमसे डरे हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके द्वारा लिमिट टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट जारी की गई थी। बताइए जरा, किस संगठन के द्वारा लिमिट टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट जारी की गई थी। क्या वो ऑप्शन ए क्लब ऑफ रोम है, ऑप्शन बी ब्रेटलैंड कमीशन, ऑप्शन सी यूएनईपी, ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। जल्दी बता दीजिए कौन सा है जो
लिमिट टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट जारी करता है। अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर मैं ब्रेटलैंड कमीशन की बात करूं तो इनकी एक रिपोर्ट है, क्या है जल्दी बताओ, इनकी रिपोर्ट का नाम क्या है? अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसने इशू की? ब्रेटलैंड कमीशन ने। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? केन्या में, अफ्रीका के केन्या में। और ये क्या करता है? ये एनवायरमेंटल इश्यूज को डील करने का काम करता है। इसी के द्वारा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन इसी के द्वारा किया गया था, जो ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। ये 1997 में कहां पर? जापान के शहर क्योटो में हुआ था। और यह बाध्यकारी समझौता है जिसमें प्रत्येक देश को, जो विकसित देश है उनको पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी ज्यादा लेनी होगी, और जो नॉन विकसित देश है उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। भारत और चीन को इससे रिलैक्सेशन दी गई थी। भारत और चीन को इससे क्या दिया गया था? रिलैक्सेशन दिया गया था। तो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट किसने जारी की? क्लब ऑफ रोम के द्वारा जारी की गई। याद रखिएगा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द रिपोर्ट कॉल्ड लिमिट टू ग्रोथ? योर आंसर इज क्लब ऑफ रोम। ठीक है, क्या है इसका आंसर? क्लब ऑफ रोम। ब्रेटलैंड कमीशन ने कौन सी रिपोर्ट इशू की? बताओ, ब्रेटलैंड कमीशन के द्वारा कौन सी रिपोर्ट इशू की गई? ब्रेटलैंड कमीशन के द्वारा कौन सी रिपोर्ट इशू की गई? आंसर है अवर कॉमन फ्यूचर। यूएनईपी बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? आपसे पूछा है कौन सा ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए यूएनएफसीसीसी, ऑप्शन बी पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी अटलांटिक प्रोटोकॉल। जल्दी बता दीजिए कौन सा यूएन परत के संरक्षण से संबंधित है। सबसे पहले यूएनएफसीसी की बात करते हैं। 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। क्यों? पृथ्वी सम्मेलन 1992, जिसमें पर्यावरण के ऊपर सबसे बड़ा समिट है, जिसमें 170 से ज्यादा कंट्री प्लस, याद करो, प्लस 1500 से ज्यादा, और किसने पार्टिसिपेट किया? 1500 से ज्यादा एनजीओज ने पार्टिसिपेट किया। अटलांटिक प्रोटोकॉल, अटलांटिक को बचाने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत के संरक्षण से है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध। याद रहेगा, दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संबंध उससे है। आगे, Which of the following convention is related to protection of ozone layer? Your answer is Montreal Protocol. Montreal Protocol का संबंध इससे है। अगला क्वेश्चन भाई, वर्ल्ड सोशल फोरम का उद्देश्य निम्न में से था। वर्ल्ड सोशल फोरम का उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, छोटे देशों को बढ़ावा देना, नव वैश्वीकरण के प्रभाव को प्रतिरोध करना, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है वर्ल्ड सोशल फोरम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण की आलोचना करने के लिए बनाया गया मजदूरों, किसानों, महिलाओं, एनवायरमेंटलिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, जो वैश्वीकरण, नव उपनिवेशवाद या नव वैश्वीकरण को क्रिटिसाइज करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया नव वैश्वीकरण के प्रभाव को प्रतिरोध करने के लिए क्या बनाया गया? वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसकी पहली बैठक कहां हुई? ब्राजील में। चौथी बैठक कहां हुई? तो भारत के शहर मुंबई में इसकी चौथी बैठक हुई। और ये हमेशा वैश्वीकरण की उसको क्रिटिसाइज करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम? योर आंसर इज रेसिस्टिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू ग्लोबलाइजेशन। याद रखिएगा, ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करता है। अगला, वैश्वीकरण ने राज्य की भूमिका को किस प्रकार प्रभावित किया है? आपसे पूछा है कि वैश्वीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट की भूमिका को कैसे वीक किया है, कैसे कमजोर किया है? ऑप्शन ए, राज्य के निर्णय लेने की शक्ति कम हुई है। ऑप्शन बी, राज्य की कार्यप्रणाली में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बढ़ी है। ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य बाजारवादी होता जा रहा है। ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। आपसे पूछा है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार से राज्यों की भूमिका को प्रभावित किया। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, साइड में हो गया हूं मैं। देख, पढ़ लीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल, क्या होगा? देखो, राज्य के निर्णय लेने की शक्ति कम हुई है, बिल्कुल सही बात है। पहले राज्य खुल के निर्णय ले पाता था, लेकिन अब राज्य की डिसीजन मेकिंग पावर कम हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, राज्य की कार्यप्रणाली में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बढ़ी है। तीसरा, कल्याणकारी राज्य बाजारवादी होता जा रहा है, यह भी बिल्कुल सही बात है।
पहले जो राज्य कल्याणकारी होते थे वो अब धीरे धीरे बाजार की तरफ वो कर रहे हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण के चलते राज्य को नई प्रौद्योगिकी प्राप्त हुई है, जिसके दम पर वो अपने नागरिकों को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित कर पा रहे हैं। तो ये सभी कथन सही हैं, याद रखिएगा। वैश्वीकरण से कुछ फायदा हुआ है राज्य को, तो वहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं, याद रखना है आपको इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर, तो हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द रोल ऑफ स्टेट? द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट हैज रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है। द रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट इज ग्रेटर, द वेलफेयर स्टेट इज बिकमिंग मार्केट ओरिएंटेड, बिल्कुल सही बात है। ऑल दीज आर ऑप्शंस आर, ऑल दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक समरूपता का सही वर्णन करता है? आपसे पूछा है कि कौन सा कल्चरल होमोजेनाइजेशन की बात करता है। ऑप्शन ए, विश्व की संस्कृति एक समान होती जा रही है क्या इसकी वजह से? विश्व की संस्कृति अलग अलग होती जा रही है क्या? सी, विश्व संस्कृति का नाश हो रहा है, या डी, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए कौन सा इनमें से सांस्कृतिक समरूपता, डेट मींस कल्चरल होमोजेनाइजेशन की बात करता है? तो अगर ध्यान से सुनोगे समझोगे तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है? आज वैश्वीकरण के कारण विश्व के देशों के कल्चर लगभग सिमिलर होता जा रहा है। विश्व के देशों में एक जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसे आप देख लो वेस्टर्न फेस्टिवल किस तरह से इंडिया में हावी होते जा रहे हैं, जैसे सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन डे, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे, ये विश्व का कल्चर है। इम्पैक्ट ऑफ ब्लू जीन्स, ये विश्व का कल्चर ही है, जो आजकल बड़ा कॉमनली भारत में देखने को मिल रहा है। तो क्या है, विश्व की संस्कृति एक समान होती जा रही है, इसी को क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक समरूपता, यानी कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन। और कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन क्या है? सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण क्या है? विश्व की संस्कृति अलग अलग होती जा रही है और प्रत्येक संस्कृति अपने आप में यूनिक बनती जा रही है, उसको क्या बोलोगे? कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन, यानी कि सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण उसको बोलेंगे, याद रखिएगा यहां पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कल्चरल होमोजेनिटी? आंसर है द कल्चर ऑफ द वर्ड इज बिकमिंग द सेम, सिमिलर होता जा रहा है पूरे वर्ड का कल्चर। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। वैश्वीकरण के प्रतिरोध के लिए निम्न में से कौन सा कारण जिम्मेदार है? आखिर क्या रीजन है कि वर्तमान समय में विश्व भर में वैश्वीकरण का प्रतिरोध देखने को मिल रहा है? ये प्रतिरोध करने वाले दो लोग हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो सबसे पहले देखते हैं, वामपंथी लोगों का कहना है कि वैश्वीकरण ने आर्थिक विभेद को बढ़ावा दिया है। जो वामपंथी लोग हैं वो कहते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, ये डिफरेंसेस लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पहली बात। वैश्वीकरण के चलते राज्य की भूमिका कमजोर हुई है, ये लोग कहते हैं वैश्वीकरण के चलते राज्य की भूमिका कमजोर हुई है। पहले जो कल्याणकारी राज्य हुआ करता था वो बाजार की तरफ ध्यान दे रहा है, राज्य अपने गरीबों, मजदूरों, इनके हितों को की रक्षा नहीं कर पा रहा। फिर मजदूर वर्ग के हितों को नुकसान हुआ है, मजदूर वर्ग के हितों को नुकसान हुआ है, या डी, सभी कथन सही है। आपको बताना है कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखो, वामपंथी लोगों का कहना है वैश्वीकरण ने आर्थिक विभेद को बढ़ावा दिया है, सही बात है। वैश्वीकरण के चलते राज्य की भूमिका कमजोर हुई है, सही बात है। मजदूर वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचा है, सही बात है। सभी कथन सही है, यानी कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, याद रहेगा, ये सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, परफेक्ट, याद रखना, दिमाग में इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? पहला, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस बढ़ा है, सही बात है। स्टेट का रोल कमजोर हुआ है, सही बात है। गरीबों के राइट्स को, मजदूरों के राइट्स को नुकसान पहुंचा है, सही बात है। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी सही बात है। तो आज ये था मेरा डिस्कशन। मैं आपको 2 मिनट और लूंगा, कल आपका पेपर है और मैं चाहूंगा कि आप कल व्यवस्थित रूप से पेपर करके आए। सबसे पहली बात, आप अपनी साफ सफाई लिखते समय इसका ध्यान रखें। अगर कोई क्वेश्चन गलती से मान के चलो गलत हो जाता है तो इस तरह से आंसर शीट होगी, तो उसको ऐसे ना करें कि बिल्कुल आप बुरी तरीके से काट दे रहे हैं, ऐसे 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 नहीं, सिंपल सा एक इस तरह से लगा देंगे और बात खत्म, कि आपने वो कट कर दिया, 2 ऐसे मार देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी चीजें सही। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता हो उसे बहुत व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। बड़े क्वेश्चन में 3 चीजें फॉलो करेंगे। सबसे पहले उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इनको व्यवस्थित रूप से ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप पॉइंट में आंसर लिखें। इस बात का बहुत भली भांति अच्छे से ध्यान रखिएगा। और नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुराना ही एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सुबह जल्दी उठ के एक बार देख लीजिएगा और एग्जाम में एकदम फ्रेश होकर एग्जाम देने जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और आप अच्छे से पेपर करेंगे और बहुत अच्छे से आप पेपर करके आएंगे। कल मैं आपके साथ मिलूंगा और फिर जानने की कोशिश करूंगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। और उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात अगली 1 तारीख तक हिस्ट्री की क्लास में होगी, जिसमें हम जबरदस्त तैयारी करेंगे।
तो इसी की बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक और जाते जाते आपके लिए एक और चीज दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। ऑल द बेस्ट, जाते जाते आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और व्यवस्थित रूप से पेपर करिएगा। मिलूंगा आपसे मैं कल इसी तरह की क्लास में।